नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इकोनॉमी की सीरीज़ में। हम लोग एफडीआई देख चुके हैं, एफडीआई के बेसिक समझ चुके हैं, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है ये समझ चुके हैं, बैलेंस पेमेंट के बारे में समझ चुके हैं थोड़ा सा, इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने देखा, एफपीआई क्या होता है, एफडीआई क्या होता है, कंसेप्चुअली हम लोग ये चीज़ें समझ चुके हैं। अब हम स्पेशली बात करेंगे इंडिया में एफडीआई की क्या स्थिति है, कैसे आता है, कैसे एंटर करता है, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं, जो इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिया में एंट्री रूट कौन कौन से हैं, यानी किन रास्तों से होकर के एफडीआई भारत में आता है। एफडीआई आने के भारत में मूलतः दो रास्ते हैं, दो ही हैं। एंट्री रूट इंडिया में दो हैं, एक को बोलते हैं हम ऑटोमेटिक रूट और एक को बोलते हैं हम लोग गवर्नमेंट रूट। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आसानी से, यानी कोई भी क्या बोल सकते कि निवेश करने से पहले प्रायर परमिशन इज नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड फ्रॉम द आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूर्व परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहे कोई भी हो, जैसे नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टर हो, यानी कि कुल मिलाकर जो भारत में नहीं रहता हो वो विदेशी समझा जाएगा, ठीक, और चाहे कोई इंडिया की कंपनी ही भले ही क्यों ना हो, तो वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आती है। ऑटोमेटिक रूट में कोई भी गवर्नमेंट की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, ना ही आरबीआई की आवश्यकता होती है। चूँकि ऑटोमेटिक रूट जनरली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी में निवेश कर दिया, आपने किसी कंपनी का एक्विजिशन कर लिया या उसमें मर्जर करा लिया अपनी कंपनी का, या आपने कोई नई कंपनी बना ली, और यदि वो ऑटोमेटिक रूट के तहत आया है तो क्या होता है कि आरबीआई की वहाँ कोई जो क्षेत्रीय ऑफिस होगी, रीजनल ऑफिस होगी, विद इन 30 डेज यानी 1 माह के अंदर आपको वहाँ सूचित करना होता है सिर्फ। ठीक है, तो आरबीआई का ऑफिस कहाँ है? बम्बई में हेडक्वार्टर जनरली, जो उसकी जो ऑफिस होती है रीजनल ऑफिस कई जगह उन्होंने आरबीआई ने खोल रखी हैं, लेकिन हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसलिए इस ऑटोमेटिक रूट को हम लोग बम्बई रूट या मुंबई रूट भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, ऑटोमेटिक रूट से आने के लिए एफडीआई को किसी भी प्रायर परमिशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, ना तो आरबीआई से, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हाँ, इतना है कि if you have invested already that you must inform within 30 days to the regional office of RBI. Okay, next one is government route, yani first one was automatic route, next is government route. Government routes, in simple words, you are required prior to investment take approval from the government of India. इसका मतलब ये है कि आपको जब आप गवर्नमेंट रूट के थ्रू आते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रायर परमिशन लेनी होती है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हाँ हम निवेश कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ बैठती है, पॉलिटिकल कैपिटल इंडिया की कहाँ है? दिल्ली में, इसलिए गवर्नमेंट रूट को हम दिल्ली रूट भी कहते हैं। यानी ऑटोमेटिक रूट इज कॉल्ड मुंबई रूट 2 वाइल गवर्नमेंट रूट इज कॉल्ड दिल्ली रूट। ओके, अब एक बात और समझते हैं हम लोग, क्या? अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर फिर गवर्नमेंट रूट से आने की आवश्यकता क्या है, सब लोग ऑटोमेटिक रूट से क्यों नहीं आ जाते हैं? हाँ, ऑटोमेटिक रूट से सभी लोगों को आने की अनुमति नहीं है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो काफ़ी सेंसिटिव हैं, वहाँ गवर्नमेंट की निगरानी यानी गवर्नमेंट की विजिलेंस काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए अगर ऐसे क्षेत्रों में निवेश आता है जो काफ़ी सेंसिटिव टाइप के हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं इकोनॉमी के, तो वहाँ गवर्नमेंट रूट से ही गवर्नमेंट एफडीआई अलाउ करती है। ऑटोमेटिक रूट से सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में निवेश को अनुमति देती है गवर्नमेंट जो क्षेत्र सबके लिए फ्रीली है, सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है, सबके लिए ओपन है, कैसे भी कोई निवेश करो कहीं भी। ठीक, एक बात और, जनरली होता क्या है
कि जो गवर्नमेंट रूट से अब आता है, तो पहले एक FIPB नाम की एक संस्था होती थी जिसका नाम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, यानी विदेशी निवेश एवं संवर्धन विभाग बोर्ड, FIPB होता था। लेकिन अब इस FIPB को 2017 में समाप्त कर दिया है। तो पहले तो अप्रूवल इस FIPB से मिलता था, गवर्नमेंट रूट से कोई अगर निवेश आता था तो। अब कौन अप्रूवल देगा, तो हम लोग ये प्रोसीजर भी समझने वाले हैं, ठीक है। इस नोट को ध्यान रखना कि FDI की, अगर FDI का जो टोटल वर्थ है यानी मूल्य है, यदि वो 5,000 करोड़ या 50 बिलियन रुपए से ज़्यादा का है या के बराबर है, तो उसका अप्रूवल जो रहता है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCA के माध्यम से होता है, CCEA, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। इस मंत्रिमंडलीय समिति के माध्यम से ही अप्रूवल मिलेगा उसे, यदि गवर्नमेंट रूट के माध्यम से कोई राशि 5,000 करोड़ रुपए या अधिक की राशि है जो विदेशी निवेश के रूप में आई है। अब इंडिया में क्या है कि इंडिया में FDI की 3 कैटेगरी हैं। कैसे समझते हैं, जैसे कुछ सेक्टर्स तो ऐसे हैं जहां 100% FDI, 100 का 100% FDI परमिटेड है और वो ऑटोमेटिक रूट के तहत है। आप सोच रहे होंगे कि 100% FDI ऑटोमेटिक रूट के तहत ये क्या क्या मतलब है, ठीक है, तो मतलब समझते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या बना रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ खाने पीने का सामान बना रहे हैं, या फिर आप मोटरसाइकिल बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, ठीक है, और कार में ऑटोमेटिक रूट के तहत आने की, कार के निर्माण में अगर FDI आता है इंडिया में और वहाँ 100% तक अनुमति है, तो 100% तक अनुमति का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि यदि कोई कंपनी, जैसे कोई कंपनी A नाम की कंपनी थी, उसकी 100% टोटल कैपिटल थी, टोटल पूंजी उसकी 100% थी, और कोई आकर के ये 100 का 100% विदेशी कंपनी इसे आके खरीद ले, तो FDI कहलाएगा ना, क्योंकि 100 के 100% उसने खरीद ली, यानी एक्विजिशन कर लिया, अधिग्रहण कर लिया कंपनी का, तो FDI तो कहलाएगा। लेकिन 100% पूरा का पूरा कर लिया तो इसका मतलब है कि 100%, यानी किसी क्षेत्र की कोई कंपनी है, उसकी कुल पूंजी को ही, अगर कुल पूंजी तक FDI अलाउ हो, यानी कुल मिलाकर के वजह से इस तरीके से समझ सकते हैं। कैसे, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है बायो, ठीक है, ये बायो कंपनी है अभी इंडिया की, ठीक। अब कोई मान लीजिए कि USA का कोई व्यक्ति है जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इसको पूरी की पूरी खरीद लेता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये FDI होगा, ठीक है, पूरी की पूरी खरीद लेता है। इसका मतलब है कि इसमें FDI की जो परमिशन है वो 100% तक है, यानी जो बायो कंपनी जिस क्षेत्र में काम कर रही है उसमें FDI 100% अलाउ है। FDI 100% अलाउ का मतलब क्या है कि कोई जो कंपनी पहले किसी भारतीय की थी, अब वो किसी विदेशी की हो गई है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया होगा किसी चीज़ में 100% अलाउ करते हैं, क्या करते हैं, तो उसका मतलब क्या है, ठीक। तो FDI में इंडिया में 3 कैटेगरी हैं। कुछ तो ऐसा है जहां ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ही 100% आ जाता है, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं। तो आपसे ये पूछा नहीं जाएगा, नहीं प्रीलिम्स में ऐसा बहुत कठिन सवाल बनेगा नहीं तो यहाँ से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं। कुछ क्या है, कुछ में 100% की अनुमति तो है लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट रूट के माध्यम से, ठीक। तीसरा यह है कि कुछ में 100% की अनुमति तो है लेकिन गवर्नमेंट रूट और ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है। सिंपल सा कैसे, जैसे मान लीजिए कि यदि किसी क्षेत्र में 100% अलाउड है लेकिन गवर्नमेंट रूट और ऑटोमेटिक रूट दोनों के तहत आता है, तो इसका मतलब क्या रहता है कि यदि आप उस क्षेत्र में जनरली 50% तक निवेश कर रहे होते हैं, यानी 50% तक का FDI आता है, उस कंपनी की कुल पूंजी का 50% आ जाता है FDI के रूप में, तब तक तो इसे ऑटोमेटिक रूट के तहत मान लिया जाता है, ऑटोमेटिक रूट के तहत आता है। लेकिन अगर 50% से ज़्यादा FDI अगर आप लेके आना चाहते हैं इंडिया में, तो इसका मतलब यह है कि फिर अब तो आपको गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के FDI इंडिया में 3 कैटेगरी में आता है। कैसे आता है 3 कैटेगरी में, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, 100% थ्रू ऑटोमेटिक रूट,
100% थ्रू गवर्नमेंट रूट, 100% थ्रू ऑटोमेटिक रूट प्लस गवर्नमेंट रूट। ठीक, अब समझ के देखें, समझने का प्रयास करें कि जब ऑटोमेटिक रूट से 100% आता है, इसका मतलब है कि वो सेक्टर बिल्कुल पूरी तरह खुला हुआ है। जब ऑटोमेटिक रूट प्लस गवर्नमेंट रूट के माध्यम से 100% आता है तो वो थोड़ा कम खुला हुआ है, ठीक है, एफडीआई के लिए। लेकिन यदि कोई गवर्नमेंट रूट के तहत ही आ सकता है किसी में 100%, तो इसका मतलब ये है कि वो तो और कम खुला हुआ है, यानी और कम ओपन है एफडीआई के लिए। एफडीआई इंडिया में ऐसे कौन से सेक्टर हैं जहां एफडीआई पूरी तरह वर्जित है, रेस्ट्रिक्टेड है, ये कभी सवाल पेटी में पूछा जा सकता है। तो एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, यानी परमाणविक ऊर्जा में से संबंधित कोई प्लांट है तो उसमें एफडीआई नहीं आ सकता, उसमें भारत सरकार ही निवेश करेगी। दूसरा है एनी गैम्बलिंग या बैटिंग बिजनेसेस, यानी जुएबाजी, सट्टेबाजी की जो चीज़ें होती हैं उनमें कोई विदेशी कंपनी निवेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं कर सकती, एफडीआई नहीं लेके आ सकती। तीसरी स्थिति है लॉटरी, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू हो, तो लॉटरी वाली इंडस्ट्री में भी आप पैसा एफडीआई के रूप में नहीं लगा सकते। और क्या है, चिट फंड, निधि कंपनी। यहाँ दो शब्द हैं, चिट फंड। चिट फंड क्या होता है? चिट फंड ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए कि आप 5 लोग हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी, एक का नाम डी और एक का नाम ई। आप 5 लोग हैं। आप 5 लोगों ने क्या किया कि आप लोगों के पास थोड़ी थोड़ी सेविंग बचती है, बचत थोड़ी थोड़ी होती है। तो आप लोगों ने ग्रुप बनाया, आपने कहा कि चलो भाई हम सब अपनी बचत इकट्ठी कर लेंगे, ठीक है। और मान लीजिए सबके पास 20-20 रुपये बचता है, लेकिन 20 रुपये से किसी का काम नहीं होता है, तो आप लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग इकट्ठा कर लेंगे और महीने पर एक व्यक्ति को दे देंगे किसी को, तो उसका कम से कम 100 रुपये में काम चल जाएगा। तो चिट फंड कुछ ऐसा ही होता है। चिट फंड यानी चिट फंड ग्रुप होता है जिसमें ग्रुप के सभी मेंबर अपनी बचत इकट्ठी करते हैं, फिर उस बचत को किसी एक या 2 मेंबर्स को दे देते हैं और फिर अगले महीने ऐसी बचत इकट्ठी करते हैं, फिर किसी और को दे देते हैं। और जिसको दे देते हैं, यानी जिसको उधार दे देते हैं, वो पूरा पैसा वापस भी करता है, यानी जिसको आपने जिस ग्रुप में से जिस मेंबर को उधार दिया गया है वो पूरा पैसा यानी प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि वो उस पर इंटरेस्ट भी देगा और साथ ही महीने की जो उसकी सेविंग होती थी वो महीने की सेविंग भी उसको जमा करनी पड़ेगी। मान लेते हैं 20 रुपये जो थी, तो ये तीनों के तीनों फैक्टर उसको चुकाने पड़ेंगे। अब अगला महीना होगा या वीक का मामला हो सकता है, 15 डेज़ का मामला हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, जैसा भी अगला महीना होगा तो किसी दूसरे को लैंड कर दिया जाएगा, किसी दूसरे को उधार दे दिया जाएगा। फिर वो भी ऐसा ही करेगा, प्रिंसिपल जितना उधार दिया गया है वो भी चुकाएगा, अपने महीने की सेविंग भी करेगा, ये भी करेगा। तो आप सोच रहे होंगे इसमें फ़ायदा क्या है? तो इसमें फ़ायदा ये है कि छोटी बचत होकर छोटी बचत के माध्यम से हम लोग एक बड़ी बचत प्राप्त कर लेते हैं और किसी एक का काम चल जाता है। दूसरी बात यह है कि उस पर आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर कुछ ना कुछ तो ब्याज लगता है। तो फाइनली आपके पैसे समेत लास्ट में जब वो इस चिट फंड का अंत किया जाता है तो लास्ट में आपने जितना पैसा जमा किया था वो मिल जाता है और आपको उस पैसे पे जितनी ब्याज मिलेगी वो भी मिल जाती है। तो आपको पैसा भी मिल जाएगा, लास्ट में ब्याज भी मिल जाएगी और दूसरे लोगों का काम भी चल सकता है। आप भी अपना काम चला सकते हैं यदि आप उस ग्रुप के मेंबर हैं। तो चिट फंड कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। यदि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में हो रहा है तब ये निधि कंपनी है। चिट फंड क्या है? चिट फंड एक्ट 1982 के तहत कंट्रोल होते हैं इंडिया में, जबकि निधि कंपनी जो है कंपनी एक्ट 2013 के तहत कंट्रोल होती हैं या रेगुलेट होती हैं। ध्यान रखें, चिट फंड इंडिया में चिट फंड इंडिया एक्ट 1982 के तहत यानी 1982 के एक्ट के तहत रेगुलेट होते हैं, जबकि निधि कंपनी एक्ट 2013 के तहत रेगुलेट होती हैं। तो इतना अंतर जरूर समझिएगा। और क्या है, और कहाँ नहीं आ सकता एफडीआई? एग्रीकल्चर क्षेत्र में नहीं आ सकता, प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में भी नहीं आ सकता। कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि पीसीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरी है, हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, या टी प्लांटेशन है, इनको छोड़ दिया जाए, इनमें आ सकता है एफडीआई। बाकी की अन्य गतिविधियों में एग्रीकल्चर में और प्लांटेशन में नहीं आ सकता। बाकी अन्य इन चीज़ों में नहीं आ सकता। इनमें आ सकता है जो अभी इनका नाम लिया था, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, पीसीकल्चर, टी प्लांटेशन, फिशरीज़ है, हॉर्टिकल्चर, इनमें आ सकता है, बाकी के नहीं आएगा। और क्या है? ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, तो इसमें भी नहीं आ सकता। ये क्या है हम कभी अलग से डिस्कस करेंगे।
रियल इस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, इसमें भी कोई एफडीआई नहीं आ सकता। और कहाँ एफडीआई नहीं आ सकता? सिगार के निर्माण में, चिरूट के निर्माण में, सिगारेल्लोज, सिगरेट, या ऐसा कोई भी कंपोनेंट, कोई भी प्रोडक्ट जिसमें टैबैको का इस्तेमाल होता हो, उसमें कोई भी विदेशी कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, यानी एफडीआई इन मामलों में टोटली प्रतिबंधित है। एक बात और, वो क्या? इंडिया में एफडीआई के संबंध में एक नेगेटिव लिस्ट का कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है। नेगेटिव लिस्ट का कॉन्सेप्ट। अब ये नेगेटिव लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग थोड़ा सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। पहले नेगेटिव लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? नेगेटिव लिस्ट यानी इंडिया में एफडीआई के मामले में नेगेटिव लिस्ट कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारी इकोनॉमी में टोटल जो इंडस्ट्री टाइप हैं, कुल जो क्षेत्र हो सकते हैं एफडीआई के, वो 100 हैं। ठीक है, या पूरी इकोनॉमी में 100 सेक्टर हैं। अब इन 100 सेक्टर में से किन में अनुमति एफडीआई को नहीं है, उनको एक लिस्ट में डाल दिया जाता है। उन लिस्ट को जब हम एकत्रित कर लेते हैं तो उसी को कहते हैं नेगेटिव लिस्ट। इट मीन्स नेगेटिव लिस्ट कंसिस्ट ऑफ सच सेक्टर इन विच देयर इज नो एफडीआई अलाउड एट ऑल। कहने का मतलब यह है कि नेगेटिव लिस्ट में वो सेक्टर होते हैं जिनमें एफडीआई बिल्कुल प्रतिबंधित है। बाकी नेगेटिव लिस्ट के बाहर जितने भी सेक्टर होंगे उन सभी में एफडीआई अलाउड होता है, उनमें अनुमति होती है एफडीआई की। तो ये नेगेटिव लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव लिस्ट में क्या होता है कि उन चीज़ों को छोड़ करके जो उस नेगेटिव लिस्ट में है, बाकी सब में हर चीज़ अलाउ होती है। यदि वो नेगेटिव लिस्ट किसी एफडीआई की छोड़ के किसी और चीज़ के संबंध में है तो वहाँ भी नेगेटिव लिस्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है, जैसे कि ट्रेड में आएगा। ठीक है, तो हम लोग वहाँ देखेंगे एफडीआई के संबंध में नेगेटिव लिस्ट का मतलब है कि नेगेटिव लिस्ट में शामिल किए गए विषयों को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्रों में एफडीआई आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव लिस्ट में जो विषय मेंशन किए गए जैसे एटॉमिक एनर्जी है, रेलवे वगैरह है, रेलवे में नहीं आ सकता है, रेलवे के ऑपरेशन में नहीं आता है, एग्रीकल्चर में नहीं आएगा, टबैको प्रोडक्ट में नहीं आएगा। तो इन सभी प्रोडक्ट को इस लिस्ट में डाल दो तो नेगेटिव लिस्ट बन जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं हम कुछ संस्थाओं की जो भारत में एफडीआई के लिए माहौल बनाती हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। तो उनमें से एक है इन्वेस्ट इंडिया। इस इन्वेस्ट इंडिया है, एक जॉइंट वेंचर है, कंपनी है ये। ठीक है, भारत सरकार की कंपनी है, लेकिन नॉन प्रॉफिट। इस पर एक बार यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है, यानी आईएएस वाले एग्जाम में तो नहीं, सिविल सर्विस में तो नहीं, लेकिन एक सीएपीएफ का एग्जाम होता है उसमें पूछ चुकी है इन्वेस्ट इंडिया पर। इस इन्वेस्ट इंडिया क्या है? एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर क्या होता है वो हम समझा चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक, इन्वेस्ट इंडिया एक जॉइंट वेंचर है, एक जॉइंट वेंचर की कंपनी है। जॉइंट वेंचर मतलब कम से कम 2 ग्रुप ने या 2 मेंबर ने इसे बनाया होगा। तो इसको बनाने में किस किस का योगदान है? तो पहला है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT और फिक्की। यानी इस इन्वेस्ट इंडिया नाम की जॉइंट वेंचर कंपनी को DPIIT और फिक्की ने बनाया है। कब स्थापित किया गया था इसे? 10 सितंबर 2009 को। ठीक है, अब इसका काम क्या है और इस किस मिनिस्ट्री के तहत आता है और किस डिपार्टमेंट के तहत आता है? तो डिपार्टमेंट तो वही है जिसने बनाने में सहयोग दिया है, क्योंकि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT प्लस फिक्की ने बनाया था। ठीक है, तो ये बनाया भले इन दोनों ने था, लेकिन अंडर किसके आता है? DPIIT के तहत। ठीक है, और DPIIT किस मिनिस्ट्री के तहत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। कौन? DPIIT। इसका बहुत उपयोग होने वाला है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान रखें। फिर से देख लें, DPIIT फुल फॉर्म डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ठीक, अब क्या है? इन्वेस्ट इंडिया 10 सितंबर 2009 को स्थापित की गई, DPIIT और फिक्की का जॉइंट वेंचर है, नॉन प्रॉफिट है यानी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। और क्या है? अगला पॉइंट ये है कि इट इज़ द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी, राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा अभिकरण या सुविधा एजेंसी। कहने का मतलब ये है कि ये इंडिया में एक ऐसी एजेंसी है जो हमारे नेशन में या नेशनल लेवल पर इन्वेस्टमेंट बाहर से आए या कहीं से भी आए कुल मिलाकर के प्रमोट करती है।
यानी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है। और इन्वेस्टमेंट आने में यदि कोई दिक्कत है, यदि कोई निवेशक को कोई प्रॉब्लम हो रही है इन्वेस्टर को, तो उस इन्वेस्टर को फैसिलिटेशन उपलब्ध कराती है, यानी उसको सुविधा उपलब्ध कराती है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप बताइए, आप हमको बताइए कहाँ प्रॉब्लम हो रही है आपको, आप लेकिन आप निवेश कीजिए। ठीक, तो इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्ट इंडिया है, ये इन्वेस्ट इंडिया निवेशक और भारत सरकार के बीच में, एक इंटरफेस का काम करती है। ठीक है, जैसे इस निवेशक को भारत सरकार की इकोनॉमी में निवेश करना है, भारत की इकोनॉमी में, तो ये इन्वेस्ट इंडिया पहले से द्वार पर खड़ी रहेगी। हाँ भाई बताओ तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या, हाँ आप निवेश करो, ये कर लेना, वो कर लेना, यानी सारी सुविधाएं ये इन्वेस्ट इंडिया उपलब्ध करा देती है। ठीक है, इस प्रकार करती क्या है, इस इन्वेस्ट इंडिया का उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य है कि सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टर टारगेटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू पार्टनरशिप। ठीक है, यानी किस सेक्टर में एफडीआई को ज़्यादा खींचना है, उस हिसाब से इसके टारगेट तय होते हैं। तो उन टारगेट के हिसाब से ये सुविधाओं को उपलब्ध कराने के प्रयास करती है। इस इन्वेस्ट इंडिया चूँकि एक कंपनी है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट कंपनी में बात अलग है, जॉइंट वेंचर है कंपनी में बात अलग है, लेकिन है तो कंपनी है। तो कंपनी एक्ट 2013 इस बारे में बात करता है। कंपनी एक्ट 2013 इस बात का प्रोविज़न करता है कि कंपनियां कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करेंगी, CSR, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करेंगी। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, इसके माध्यम से कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो होती है वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करती है, क्योंकि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके माध्यम से, कॉरपोरेट मतलब कंपनी जो क्षेत्र होते हैं, यानी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि कोई कॉरपोरेशन है या कोई कंपनी है, उसकी कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो इसके माध्यम से उसे कुछ खर्च करना चाहिए समाज के प्रति। तो समाज के प्रति जो इन्वेस्ट इंडिया खर्च करती है, उस स्कीम का नाम है सहयोग। ये कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खर्च करती है। ये क्या है, ये हम लोग इंडस्ट्री वाले चैप्टर में देखेंगे। CSR मुख्य रूप से क्या है, यह एथिक्स वाले चैप्टर में आता है। अब ये इंडिया में FDI आने का प्रोसीजर क्या होता है, आता कैसे है। ठीक है, एक तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट रूट के थ्रू आएगा तो कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। जैसे हमने अभी बताया था, क्या बताया, एक चीज़ बताई कि पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बोर्ड था जिसका नाम था FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जैसे ऊपर लिखा हुआ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। इस बोर्ड के माध्यम से अप्रूवल मिलता था गवर्नमेंट के यहाँ से। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। इस बोर्ड में जाएगा, इसमें कागज़ जमा करेगा, जो भी प्रोसीजर होगा ये बोर्ड फॉलो करके देता था, उसको कंप्लीट करके देता था कि भाई ये प्रोसीजर फॉलो करो। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है कि इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया है, 2017 में ख़त्म कर दिया गया है। इससे क्या है कि अब जो गवर्नमेंट अप्रूवल को ग्रांट करने की जिम्मेदारी है, यानी कि जो सरकारी अनुमोदन देने की जो जिम्मेदारी है, ठीक है, वो किसके पास पहुंच गई है, कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास, मतलब संबंधित मंत्रालय या विभागों के पास पहुंच गई है। जैसे मान लीजिए कि किसी को स्टील सेक्टर में निवेश करना है, तो वहाँ फिर स्टील इंडस्ट्री से अनुमति लेनी होगी। पहले क्या होता था, पहले FIPB से अनुमति मिलती थी, लेकिन अब क्या है, FIPB समाप्त कर दिया है। तो अब क्या है, अब संबंधित मंत्रालय को ये इस बात का अधिकार दिया गया है कि यू आर एम्पावर्ड टू ग्रांट गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन कंसर्न सेक्टर। यानी आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में यदि FDI आता है तो आप, यानी मंत्रालय विभाग से कह रखा है कि आप उसको ग्रांट करें, अप्रूवल प्रदान करें। हाँ, यदि उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र का मंत्रालय से स्टील का था, यदि स्टील क्षेत्र में FDI 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आ रहा है, तब फिर वो मंत्रालय देखभाल, फिर स्टील मिनिस्ट्री इसकी देखभाल नहीं करेगी। फिर कौन अप्रूवल देगा इसे, फिर देंगे कैबिनेट कमेटी
ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA, यानी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति देगी। फिर सामान्य रूप से यदि 5,000 करोड़ रुपए से कम का FDI आता है तो उसे संबंधित विभाग या मंत्रालय अनुमति दे देता है, लेकिन यदि 5,000 करोड़ से ज़्यादा का आता है गवर्नमेंट रूट के थ्रू, तब उसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA से अनुमति लेनी होगी। ठीक है। अब हुआ क्या है, लेकिन कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपली बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि डेयरी सेक्टर में आता है, डेयरी सेक्टर में FDI आता है, तो फिर जो कृषि मंत्रालय है उस कृषि मंत्रालय के माध्यम से अप्रूवल मिलेगा उसको। ठीक है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मंत्रालयों से अप्रूवल नहीं लिया जाता है। जैसे यदि किसी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में FDI आता है, किसी वित्तीय सेवा क्षेत्र में FDI आता है जहां उस वित्तीय सेवा क्षेत्र में कोई रेगुलेटर नहीं है, यानी कोई विनियामक संस्था नहीं है। जैसे मनी मार्केट के लिए RBI है, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट है, कैपिटल मार्केट के लिए सेबी है, तो ऐसे कई हैं। जैसे माइक्रो फाइनेंस है, तो माइक्रो फाइनेंस को रेगुलेट करने की कोई संस्था स्पेशली नहीं है। ठीक है। सूक्ष्म वित्त को रेगुलेट करने की कोई स्पेशल संस्था नहीं है RBI और सेबी की तरह। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यदि माइक्रो फाइनेंस में यदि FDI आता है तब फिर उसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक मामलों का विभाग जो वित्त मंत्रालय के तहत आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो आर्थिक मामलों का विभाग उसको अप्रूवल देता है। यानी ऐसी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में कहीं निवेश होता है जहां कोई रेगुलेटर नहीं है, यदि हैं ये मोर देन 2 हैं, यानी या बोल सकते हैं मोर देन 1 है, यानी 2 या 2 से अधिक हैं। ठीक। तो ऐसी स्थिति में उस सेक्टर विशेष का मंत्रालय उसको वो नहीं देगा, बल्कि उसे डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स स्पेशली ये देगा। ठीक है। हालांकि वित्त मंत्रालय के तहत आएंगे फाइनेंस सर्विस, लेकिन वित्त मंत्रालय का भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स उसको ग्रांट देगा, अप्रूवल देगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक। अगली स्थिति क्या है कि यदि बैंकिंग सेक्टर में कोई भी आता है, बैंकिंग सेक्टर में कोई भी FDI आता है, तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूवल नहीं देगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूवल नहीं देता है। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट देता है, फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट। समझ में आया। यानी जनरली फाइनेंशियल सेक्टर में कोई रेगुलेटर नहीं है या फिर एक से ज़्यादा रेगुलेटर हैं, तो वहाँ कौन देता था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। लेकिन वास्तव में देना किसको चाहिए था, फाइनेंस सर्विस डिपार्टमेंट को। तो इस सवाल पूछे जा सकते हैं। यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में जहाँ कोई रेगुलेटर नहीं है या एक से अधिक रेगुलेटर हैं, तो वहाँ फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट अप्रूवल नहीं देता है, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देता है। ठीक। लेकिन जब बैंकिंग सेक्टर में कोई भी FDI आता है तब उसे फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट ही अप्रूवल देता है। ठीक है। विदेशी निवेश को और बढ़ावा देने के लिए भारत में 9 अगस्त 1999 में यानी 9 अगस्त 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, यानी विदेशी निवेश क्रियान्वयन अथॉरिटी। तो इस अथॉरिटी को अगस्त 1999 में क्रिएट किया गया, जिससे कि FDI के संबंध में यदि कोई प्रॉब्लम है या इनका FDI के इम्प्लीमेंट होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सॉल्व करने का काम इस FIIA का है। ठीक है। तो हम लोगों ने इन्वेस्ट इंडिया देखा, निवेश कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये देखा। ठीक। अब हम थोड़ा सा और सोचते हैं। क्या, ध्यान से समझने वाला मैटर ये है कि जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट रूट के तहत आए, गवर्नमेंट रूट के थ्रू आए, तो पहले FIPB था, FIPB से आपको अनुमति मिलती थी। अब क्या है, अब FIPB को समाप्त कर दिया है। अब FIPB को समाप्त कर दिया है, यानी आप गवर्नमेंट रूट से आए, FIPB से पहले अनुमति मिलती थी, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया है। अब अनुमति अप्रूवल कहाँ से मिलता है, संबंधित डिपार्टमेंट से या फिर संबंधित मंत्रालय से। ठीक। लेकिन इसके लिए होगा क्या, पहले कोई भी इन्वेस्टर आता था तो वह FIPB के पास अपना एप्लीकेशन डालता था।
अब क्या है कि अब यदि आप गवर्नमेंट रूट के तहत आते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल है, यानी आपका जो एफडीआई है वो उस क्षेत्र में आ रहा है जहां गवर्नमेंट का अप्रूवल आवश्यक है। तो आप क्या करेंगे, तो वो एफडीआई जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर पहले इस पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन दायर करता है। इस पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन दायर करेगा। फिर इस एप्लीकेशन को इस पोर्टल से DPIIT, ठीक है, इस DPIIT के द्वारा इस एप्लीकेशन को संज्ञान में लाया जाएगा। यानी कोई भी इन्वेस्टर जो एफडीआई लेके आ रहा है गवर्नमेंट रूट के थ्रू, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल यानी FIFP, इस पर पहले एप्लीकेशन डालता है। इस पर से एप्लीकेशन उठाता है कौन, DPIIT उठाता है। अब DPIIT क्या करता है कि जिससे अनुमति लेनी है, जिस मंत्रालय से या डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी है, उस मंत्रालय के पास उस एप्लीकेशन को भेज देता है और वो मंत्रालय या डिपार्टमेंट वापस उसको अनुमति देकर के DPIIT के पास भेज देता है। फिर DPIIT उसको अप्रूवल को इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल पर फिर से अपलोड कर देता है। तो फिर इन्वेस्टर को पता चल जाता है कि हाँ मेरा एफडीआई का जो एप्लीकेशन था वो स्वीकार हो चुका है। तो ये प्रोसेस है। पहले FIPP के थ्रू होता था, लेकिन अब FIPP के थ्रू नहीं होता है, बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल पर एप्लीकेशन डालेगा। फिर उस एप्लीकेशन को DPIIT यहाँ से उठाएगा, फिर वो संबंधित मंत्रालय को भेजेगा या डिपार्टमेंट को भेजेगा। फिर संबंधित मंत्रालय या डिपार्टमेंट उसको क्लियरेंस देंगी। फिर DPIIT के पास आएगा, फिर से वापस उस पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा और इस प्रकार से गवर्नमेंट रूट्स के माध्यम से उसको अप्रूवल मिल चुका है। तो हमने ये समझा कि कैसे अप्रूवल मिलता है। ठीक, अब हम इसके बारे में क्या है इसके बारे में देख लेते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल क्या है। ये क्या है, एक ऑनलाइन सिंगल पॉइंट इंटरफेस है। सिंगल पॉइंट इंटरफेस का मतलब, जैसे मान लीजिए इन्वेस्टर है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, अब वो भारत में मिलेगा किससे कि चलो भाई हमारा FDI करा, तो किससे मिलेगा, तो वो क्या करता है, वो FIFP पर कांटेक्ट करता है। ठीक है, FIFP पर कांटेक्ट करता है और इस पर गवर्नमेंट की तरफ से DPIIT कनेक्ट होता है। ये DPIIT कनेक्ट होता है, ये गवर्नमेंट से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इन दोनों के गवर्नमेंट के बीच में और इधर से फॉरेन इन्वेस्टर के बीच में ये पॉइंट है जो सिंगल पॉइंट है। इसके माध्यम से क्या होता है कि इन्वेस्टर आसानी से इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। और ये FIFP किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, यानी ये पोर्टल किसने बनाया है, ये पोर्टल DPIIT ने ही बनाया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि DPIIT क्या है। देखिए यहाँ थोड़ा सा ये गलत प्रिंट हो गया है, ये DPIIT है ना कि DIPPT। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, DPIIT ना कि DIPPT। ठीक है, गलत प्रिंट हो गया है। अब इसमें है क्या, इस DPIIT को बनाया गया था 1995 में। कब बनाया गया, 1995 में। 1995 में क्यों बनाया गया, इससे पहले क्यों नहीं बनाया गया। एक्चुअल में क्या था कि इंडिया में विदेशी निवेश को ज़्यादातर अलाउ किया गया जब इंडिया में 1991 में LPG रिफॉर्म आए। ठीक है, जब भारत में भूमंडलीकरण, निजीकरण और वैश्विक उदारीकरण की नीति अपनाई गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की LPG पॉलिसी अपनाई गई, तब जाकर के इंडिया में FDI को ज़्यादा अलाउ किया गया। लेकिन इंडिया में FDI आने में दिक्कत होती थी, इसीलिए किसको DPIIT को बनाया गया। लेकिन ध्यान रखें, जब इसे बनाया गया था तब इसे DPIIT नहीं कहते थे, तब इसे DIPP कहते थे। बड़ा अजीब मामला हो गया ना, शब्दों का अंतर समझें। आज इसे DPIIT कहते हैं। 1995 बनाया गया था, लेकिन जब ये बनाया गया था तब इसे
DIPP कहते थे, यानी इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इतना समझ में आ गया होगा ना। इस DIPP का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। फिर से सुने इसकी एक बार फुल फॉर्म, डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ठीक है, तो ये तो था DIPP, इसी रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन अब इसका नया नाम क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अब ये इसका नया नाम कर दिया है। 2000 में, यानी 2000 में DPIIT को अब हम DPIIT ही कहेंगे, DIPP नहीं कहेंगे, ध्यान रखो, क्योंकि तो पुराना नाम हो गया, अब तो ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने, अब नया नाम ये लगा दिया है। ठीक है, 2000 में DPIIT को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, जब इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को शामिल कर लिया, क्योंकि ये इंडस्ट्री का भी अब काम देखता है। इस DPIIT के फंक्शंस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी DPIIT DIPP के नाम से 1995 में इस्टेब्लिश किया गया, और 2000 में उसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, उसकी फिर से पुनर्संरचना की गई। क्यों? क्योंकि इस DIPP में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विलय कर दिया गया था। और ये किस मंत्रालय के तहत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। कौन? DPIIT। ठीक है, इसके फंक्शन क्या हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन तय करता है। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन DPIIT के होंगे वो किस मंत्रालय के तहत आएंगे? वो किस आएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय, इंडस्ट्री के तहत। ठीक, तो अब इसके फंक्शन कौन कौन से हम लोग ये समझते हैं। जैसे आपको कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी है, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी औद्योगिक नीति का निर्माण करना और उसे लागू करने का काम किसका है? DPIIT। किसके तहत काम करता है ये? किस मंत्रालय के तहत? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और क्या? और इस प्रकार से रणनीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी बनाता है, इस प्रकार से बनाता है जिससे कि नेशनल ऑब्जेक्ट्स यानी राष्ट्रीय उद्देश्य और डेवलपमेंट नीड्स यानी विकास की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ठीक है, यानी ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाता भी है, उनको लागू भी करता है, लेकिन किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके? नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को और डेवलपमेंटल नीड्स को ध्यान में रखते हुए, यानी विकास की आवश्यकता और राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाता है और लागू करता है। और क्या करता है? मॉनिटरिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी इंडस्ट्री में होने वाली ग्रोथ को मॉनिटर भी करता है। मैंने पिछली वीडियोज़ में IIP बताया था, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो IIP यानी इस IIP के माध्यम से इंडस्ट्री की ग्रोथ मापी जाती है, इस IIP के माध्यम से। तो इस IIP को कौन जारी करता है? इस IIP को जारी करता है यही विभाग, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन IIT ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो इसी को बनाता है, ये DPIIT ही बनाता है IIP को, जिससे कि इंडस्ट्री की ग्रोथ को मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, और क्या है? और सभी इंडस्ट्रियल और उनसे संबंधित टेक्निकल मामले, यानी उद्योग और उद्योग संबंधित टेक्निकल मामलों पर एडवाइस देने का भी काम करता है। कौन? DPIIT। और क्या करता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यानी FDI पॉलिसी भी कौन तय करता है? DPIIT। उसको प्रमोट कौन करता है? DPIIT। अप्रूवल कौन देता है? DPIIT। और FDI को सुविधा कौन प्रदान करता है, यानी कि FDI आसानी से आ सके, इसके लिए फैसिलिटी उपलब्ध कौन कराता है? DPIIT। ठीक, तो DPIIT का तीसरा काम क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाना, उसका प्रमोशन करना, अप्रूवल देना और उसको फैसिलिटेशन उपलब्ध कराना। ठीक, और क्या करता है कि मान लीजिए विदेशों से इंडस्ट्री के लेवल पर, यानी किसी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी लानी है और इंडस्ट्री के लेवल पर अगर टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन करना है, यानी आपसी सहयोग स्थापित करना है, तो टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन को प्रोत्साहित या इनकरेज कौन करता है? DPIIT। और क्या करता है?
हम लोग इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में देखे थे एक बार। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित पॉलिसी भी कौन बनाता है, फॉर्मुलेशन कौन करता है, DPIIT, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स संबंधित। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है, पेटेंट आ सकता है, ट्रेडमार्क आ सकता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन आ सकती है, जोग्राफिकल इंडिकेशन जैसे GI टैग, जैसे हमने अभी करंट क्लास में डिस्कस किया था। कश्मीर के सैफरन को दिया गया है, मणिपुर के चको चावल को दिया गया है, और तमिलनाडु को कोविल पत्ती कदली मिठाई को दिया गया है, गोरखपुर के टेराकोटा को GI टैग दिया गया। तो हाल ही में रिसेंटली GI टैग इनको दिए गए हैं, अभी 2-3 दिन पहले, करंट की वीडियोज़ में आप लोग देख सकते हैं इनको, ठीक है। और क्या करता है, और ये इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 को प्रशासन भी देखता है, यानी इसको इम्प्लीमेंट भी करता है। किसको, इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग इंडस्ट्री के टॉपिक में इसकी चर्चा करेंगे। और क्या करता है, इस प्रकार से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, जिससे कि बैकवर्ड एरियाज़ में, पिछड़े क्षेत्रों में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ये प्रमोट करता है, प्रोत्साहित करता है, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करता है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ और पूर्वोत्तर भारत है वहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो पाए। और क्या है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और टेक्निकल कोऑपरेशन यानी कि तकनीकी सहयोग, इन सब को कैसे मेंटेन किया जाए, इस बात को भी कौन देखता है, DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। हम लोगों ने अभी ये बात चर्चा कर ली थी, लेकिन हम फिर से लाइन आ गई है तो हम आपको फिर से बता दें कि FDI के मामले में भारत नेगेटिव लिस्ट अपनाता है, यानी नेगेटिव लिस्ट में शामिल विषयों में FDI प्रतिबंधित है, ठीक है। अब 2014 में क्या हुआ था कि FDI और FPI को लेकर के लोगों में बहुत कन्फ्यूजन था, ठीक। हो सकता है आपके भी दिमाग में हो, और आपके दिमाग में ऐसा है तो आप पिछली वीडियोस देख के क्लैरिफाई ज़रूर करें, नहीं तो स्पेशली हम कभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में 10 मिनट का वीडियो देखेंगे, इस पर बन जाएगा। तो अरविंद मायाराम कमेटी को गठित किया गया था 2014 में गवर्नमेंट ने, जिससे कि ये बताया जाए कि भारत में FDI का मतलब क्या है और FPI का मतलब क्या है। कंसेप्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया, यानी संसार भर में और इंडिया भर में कंसेप्चुअली वो सेम है FDI और FPI, लेकिन इंडिया के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो स्पेसिफिकली थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो इन्वेस्टमेंट की लिमिट के आधार पर क्या कहते हैं अरविंद मायाराम जी अपनी कमेटी के माध्यम से, वो कहते हैं कि यदि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है, और वो अनलिस्टेड कंपनी में आता है, अनलिस्टेड मतलब ऐसी कंपनी जो सेबी के पास लिस्टेड नहीं है, यानी सेबी में जो कंपनी लिस्टेड नहीं है, उस असूचीबद्ध कंपनी में यदि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो उसे टोटली FDI ही समझा जाएगा। ये बात ध्यान रखें, चाहे 1% आए, चाहे 2% आए, चाहे 10% आए, ठीक है। जो परसेंट वाला मामला था वो लिस्टेड कंपनी के लिए था। किसके लिए था, लिस्टेड कंपनी के लिए जनरली, ठीक है, क्योंकि हम जब बात करें सामान्य रूप से तो हम लिस्टेड कंपनी की बात करते हैं, अनलिस्टेड कंपनी की तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक। तो यदि अनलिस्टेड कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, चाहे वो कितना भी परसेंट हो, तो उसे FDI ही माना जाएगा, ठीक है। और यदि किसी लिस्टेड कंपनी में 10%, ध्यान रखें अनलिस्टेड में कितना भी हो, और यदि किसी लिस्टेड कंपनी में यानी सूचीबद्ध कंपनी में जो सेबी के सूचीबद्ध हो, सेबी का रजिस्टर्ड हो, यदि किसी लिस्टेड कंपनी में 10% यानी उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल का 10% या 10% से ज़्यादा यदि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो उसे FDI समझा जाएगा। एक बात और समझें, तीसरा पॉइंट एक बात और कहता है, क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई विल्सन नाम का कोई व्यक्ति था जो अमेरिका का था, उसने क्या किया, उसने पहले उस कंपनी में 5% तक का निवेश किया। 5% मतलब कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल का 5% निवेश कर दिया उसने।
लेकिन उसी साल में यानी उसी फाइनेंशियल ईयर में उसने 5% और कर दिया, तो उसने भले ही 2 बार में किया हो लेकिन वो 10% तो हो गया ना। यानी एक साल में वो 10% हो जाना चाहिए कैसे भी, 10% या 10% से ज़्यादा, चाहे वो आप कितनी बार में भी करो, 1% करके करो, हर महीने पे करो 1%, तो 12 महीने में तो 12% हो जाएगा, तो भी एफडीआई हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 10% एक साथ ही उसमें निवेश करते हैं, धीमे धीमे करके भी कर सकते हैं, लेकिन एक साल के अंदर यदि आप एक साल के अंदर जैसे मान लीजिए कि आपने 5% आज इस साल निवेश कर दिया, 5% अगले साल निवेश कर दिया, तो इसे एफडीआई नहीं समझा जाएगा, इसे एफपीआई ही समझा जाएगा, चाहे कुछ भी हो, इंडिया के परिभाषा के अनुसार यही माना जाएगा। ठीक है, और क्या है कि यदि कोई जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी हमारे पास जियो, ठीक है, जियो कंपनी है, आप क्या सोच रहे हैं कि आप इसमें एफडीआई भी ले आएँ और आप इसमें एफपीआई भी ले आएँ, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कर दें और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर दें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी भी लिस्टेड कंपनी में, एक ही कंपनी में, या तो आप एफडीआई लेके आ सकते हैं या एफपीआई लेके आ सकते हैं। आप एक साथ यानी साइमल्टेनियसली आप दोनों तरीके से निवेश नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि एनी फॉरेन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट बाय ओनली वन वे, आइदर थ्रू एफडीआई और एफपीआई इन ए कंपनी। Both type of investment, FDI and FPI, can't be held simultaneously in one company by one foreign investor। ठीक है, अब देखते हैं अगले बिंदु की चर्चा करते हैं हम लोग। अगला बिंदु कैसे खराब चला जाएगा। ठीक है, अरविंद मायाराम कमेटी ने इतना बताया था। अरविंद मायाराम कमेटी ने एक चीज़ और बताई, वो ये बताई कि जो एफपीआई होता है, एफपीआई के कई घटक होते हैं, लेकिन उनमें से एफआईआई और क्यूएफआई प्रमुख हैं। ठीक है, एफआईआई का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब विदेशी संस्थागत निवेशक। क्यूएफआई मतलब क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। क्यूएफआई फिर से सुने, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक है, ये दोनों ही एफपीआई के पार्ट होते हैं। यानी यदि कोई बंदा एफआईआई के माध्यम से निवेश करता हो या क्यूएफआई के माध्यम से निवेश कर रहा हो, वो एफपीआई समझा जाएगा, एफडीआई नहीं। एफपीआई और एफडीआई में एक मूल अंतर ये है कि एफडीआई हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, और जब भी कोई एफडीआई करता है तो उसे कंपनी के मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में कुछ ना कुछ कंट्रोल मिलता है। जब कोई एफपीआई करता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसे कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट में कोई कंट्रोल नहीं मिलता है। और एफपीआई हमेशा शॉर्ट टर्म का होता है, जबकि एफडीआई लॉन्ग टर्म का होता है। तो ये आप अंतर ज़रूर समझ लें। अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं एफडीआई को भारत में बढ़ाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। हालांकि हम देख चुके हैं कि कौन कौन से स्टेप्स आवश्यक होते हैं जिससे कि किसी देश में एफडीआई को अट्रैक्ट किया जा सके। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एफडीआई इन एनी कंट्री और होस्ट कंट्री वाज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। कौन कौन से समय समय पर आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, जैसे इकोनॉमिक आर्थिक नीतियों में लिबरलाइजेशन यानी आर्थिक नीतियों को अधिक उदार बनाया है, व्यापार मैत्री नीतियाँ अपनाई हैं, इकोनॉमी को अधिक ओपन किया है और इक्विटी की लिमिट को बढ़ाया है, सेक्टोरल कैप फॉर एफडीआई इसको ही बढ़ा दिया है। यानी पहले इसका मतलब क्या है कि जो क्षेत्रीय सीमा थी, जैसे मान लीजिए क्षेत्रीय सीमा कैसे कि फिशरी में पहले अगर इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी वो 26% तक ही एफडीआई आ सकता था, लेकिन अब वो कर दी 49% या 51% या 100%। तो ये क्या हुआ, एक सेक्टोरल लिमिट बढ़ गई है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी ने पहले 26% निवेश किया फिशरी में, फिर वो सोच रहा होगा नहीं मैं फिशरी में और निवेश करूं, लेकिन भारत में लिमिट ही 26% है, तो फिर वो सोचेगा नहीं फिर तो हम कहीं और चलते हैं, भारत में 26% तक निवेश कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि जब सेक्टोरल कैप को यानी अधिकतम सीमा को बढ़ा देते हैं या 100% कर देते हैं इन क्षेत्रों में, तो फिर एफडीआई वाले ये सोचते हैं कि चलो वहाँ सेक्टोरल कैप ऊंचा है या हम 100% वो हमारी कंपनी हो सकती है। ठीक, और क्या है, एक चीज़ और कही गई है कि एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंस इंडियन, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पीआईओ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो इन तीनों में से
किसी के भी माध्यम से निवेश किया जाता है, यानी जिनका इंडिया से कोई संबंध है, चाहे वो एनआरआई के रूप में है, चाहे वो ओसीआई के रूप में है, चाहे वो पीआई को संबंध पीआईओ के रूप में है, ये तीनों ही इंडिया के संबंध रखते हैं। ठीक है, ये विदेश में भले ही रहते हों या विदेशी भले ही क्यों ना हों, लेकिन यदि ये निवेश कर रहे हैं तो इसको डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। ठीक है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वालों पर सेक्टोरल कैप नहीं लगता है। जैसे कि फिशरीज़ में, जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे अभी इंश्योरेंस है, बीमा क्षेत्र है, बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश 49% अलाउ है, यानी कोई भी विदेशी निवेशक जो होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बीमा क्षेत्र में 49% तक ही निवेश कर सकता है किसी कंपनी में जो बीमा क्षेत्र से जुड़ी हो। लेकिन यदि कोई एनआरआई है या ओसीआई है या पीआईओ है या कोई भारत का ही व्यक्ति है, यानी या तो ये तीनों हो, तीनों में से कोई एक हो, और या फिर कोई भारत का व्यक्ति हो, तो वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में गिन लिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर एफडीआई की जो सेक्टोरल लिमिट होती है वो उनके ऊपर लागू नहीं होती है, वो सिर्फ विदेशी निवेशकों के ऊपर ही लागू होती है। लेकिन एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ यही होते तो विदेशी ये भी हैं, लेकिन इंडिया ने अट्रैक्ट करने के लिए इनको डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मान लिया है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मतलब इनके ऊपर कोई लिमिट लागू नहीं होगी, वो 100% तक मतलब पूरा का पूरा निवेश कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि इससे विदेशी निवेश हमारे देश में और बढ़ेगा। और क्या है, जो एक मैट टैक्स है, एक मैट नाम का मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ठीक है, न्यूनतम वैकल्पिक कर, इस न्यूनतम वैकल्पिक कर को समाप्त कर दिया है। यानी 2015 के पहले जिन कंपनियों ने निवेश किया है उन पर मैट नहीं लगेगा। ठीक है, और क्या है, कई सेक्टर्स में, यानी बहुत सारे सेक्टर्स इंडिया ने ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कर दिए हैं। यानी आप आओ, निवेश करो, अपना काम करो, हमें कुछ नहीं करना, बस हाँ आप आओ हमारे यहाँ निवेश करो, जिससे कि हमारे यहाँ प्लांट लगेंगे, फैक्ट्री बनेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, खरीद बढ़ेगी, और भी फिर उद्योग फलेंगे फूलेंगे, देश का विकास होगा। ठीक, तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एफडीआई को ज़्यादा बढ़ावा देना, इसके माध्यम से भी ज़्यादा बढ़ावा दे करके भी सरकार ने क्या किया है, सरकार ने एफडीआई को अट्रैक्ट किया है। एक चीज़ और समझें, आंकड़ों के माध्यम से इंडिया में 2017-18 में एफडीआई जो था वो 60.1 बिलियन था, यानी 60.1 बिलियन था, जबकि 2018-19 में, यानी फाइनेंशियल 2018-19 में ये 62 बिलियन हो चुका है, यानी वृद्धि हो गई है 2017-18 की तुलना में 2018-19 में। 19-20 का तो मामला देख ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अभी तो 2020 ही चल रही है, तो वो कब ख़त्म हुआ है, अभी वित्तीय वर्ष 31 मार्च को, तो अभी इतनी जल्दी आंकड़े तो आएंगे नहीं कि 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो कब से चलेगा, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, और मार्च अभी ख़त्म हुई, 1 महीना हुआ है, तो अभी आंकड़े नहीं आए होंगे। तो 2019-20 के तो आंकड़े हमारे पास अभी नहीं अवेलेबल हैं, जब आएंगे जब आप खुद से देख लेना। लेकिन 2018-19 में एफडीआई 62 बिलियन रहा, जबकि 2017-18 में 60.1 बिलियन रहा, यानी भारत में पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 में वृद्धि देखी गई एफडीआई में। भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है सिंगापुर से, हालांकि मतलब 2018-19 में भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से आया है, सिंगापुर से, छोटा सा देश है सिंगापुर, वहाँ से एफडीआई भारत में सबसे ज़्यादा आया है। और कितना आया है, लगभग 16.2 बिलियन, ठीक है, 16.2 बिलियन रुपए का यूएस डॉलर का निवेश आया है। ठीक है, इससे पहले क्या था, सिंगापुर से पहले लगातार 2 साल, यानी 2016-17 और 17-18, यानी 16-17 के फाइनेंशियल ईयर में और 17-18 के फाइनेंशियल ईयर में, यानी इन 2 वित्तीय वर्षों में मॉरिशस टॉप पर रहा था। यानी भारत में जो सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश आता था वो किस देश से आता था, 2016-17 और 17-18 में मॉरिशस से, लेकिन 18-19 में पल्ला पलट गया और अब कहाँ से आता है, सिंगापुर से। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें। ठीक, अब क्या है, एक चीज़ और देखें कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ आया था। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा एफडीआई यूएसए में आता था। 2018-19 में कहाँ आया था सबसे ज़्यादा, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद आया था चाइना में। और इंडिया 2019 में, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार है ये, वो भारत के आंकड़े थे, ये यूएन की रिपोर्ट है। ठीक है,
तो यूएन की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया एफडीआई को अट्रैक्ट करने में एज ए डेस्टिनेशन यानी स्थल के रूप में या लक्ष्य के रूप में 9वें स्थान पर था। यानी इंडिया से पहले 8 देश और ऐसे हैं जहां एफडीआई 2019 में इंडिया से ज़्यादा आया था। तो कुल मिलाकर के हम इसे अपने आप को शान से कहने के लिए हम क्या कह सकते हैं, इंडिया वाज अमंग द टॉप 10 कंट्रीज़। कम से कम टॉप नाम आ गया ना, तो लोग इसी से खुश हो जाएंगे, टॉप 10 कंट्रीज़। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ बात ध्यान रखने वाली है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में एफडीआई कम आ रहा है, बल्कि पूरे विश्व में ही एफडीआई कम है। अंकटाड की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये बात ध्यान रखें, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, अंकटाड जारी करता है। तो अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में 2019 में ये बताया गया है कि एफडीआई जो है पूरी दुनिया में ही एफडीआई का जो फ्लो है, इनफ्लो आउटफ्लो वो है, वो कम हो गया है। क्योंकि 2019 में या 2018 में था 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई आया गया था देशों के बीच, लेकिन 2019 में ये 1.3 हो गया, यानी 1.5 ट्रिलियन से 1.3 ट्रिलियन हो गया। और ये बताया जाता है कि लगातार तीसरे वर्ष इसमें गिरावट आई है। यानी 2018 में 2017 की तुलना में कम था, 2017 में 16 की तुलना में कम था, कुल मिलाकर के 17 में भी कम, 18 में भी कम और 19 में भी कम। तो लगातार 3 साल एफडीआई कम होता चला गया है। इसका मतलब ये है कि 2017 में जो एफडीआई का आउटफ्लो और इनफ्लो था, आउटफ्लो का मतलब किसी अपने देश से एफडीआई का बाहर जाना, इनफ्लो का मतलब एफडीआई का अपने देश में आना। जैसे कोई टाटा है, टाटा कंपनी है, ब्रिटेन में निवेश करती है, तो वो एफडीआई का आउटफ्लो कहलाता है। ठीक है, कोई ब्रिटेन की कंपनी इंडिया में निवेश करती है तो वो एफडीआई का इनफ्लो कहलाता है। तो हम जनरली यहाँ बात कर रहे हैं वो इनफ्लो की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम टोटल देख रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार तो वो टोटल आउटफ्लो इनफ्लो देख रहे हैं। क्योंकि जहाँ कहीं आउटफ्लो है तो वो कहीं ना कहीं तो इनफ्लो हुआ होगा ना। जैसे इंडिया की तरफ से जितना आउटफ्लो है तो वो ब्रिटेन में इनफ्लो होगा या यूएसए में इनफ्लो होगा, या यूएसए से जो आउटफ्लो हुआ होगा वो किसी न किसी देश में तो इनफ्लो हुआ होगा ना। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है कि 2019 में ये 1.3 रह गया, 2018 में 1.5 था ट्रिलियन डॉलर में, जबकि 2017 में ये 1.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होगा। क्योंकि तभी तो लगातार 3 सालों में लगातार इसमें डिप देखा गया है, लगातार गिरा है। उसके बावजूद भी क्या है कि मतलब पूरा ग्लोबल सिनेरियो एकदम ब्लर हो चुका है, धुंधली स्थिति में है, फिर भी इंडिया एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बना हुआ है एफडीआई वालों के लिए, सब लोग चाहते हैं। और एक बात और बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 2015 में यानी 2015 के हाफ में, यानी विशेष करके जून जुलाई तक 2015 के मतलब हाफ ईयर तक इंडिया सबसे टॉप पर था। यानी सबसे ज़्यादा एफडीआई 2015 के आधे वाले हिस्से में, यानी 6 महीने तक सबसे ज़्यादा एफडीआई इंडिया में था 2015 में। तो फिलहाल इंडिया को और एफडीआई अट्रैक्ट करना चाहिए। ठीक है, एक बात और कि अभी इंडिया के पास काफ़ी क्षमता है, अभी जितना अट्रैक्ट कर रहा है, इंडिया कैन अट्रैक्ट फॉर मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर हम क्या कर दें, अधिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट या एफडीआई हम लेके आ सकते हैं यदि हम क्या कर दें, यदि हम कर दें लिबरलाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ एफडीआई पॉलिसी रिजीम। यानी हम जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो नीति व्यवस्था है, एफडीआई पॉलिसी रिजीम है, इस एफडीआई पॉलिसी रिजीम को यदि हम थोड़ी और ईजी कर दें, लिबरलाइज कर दें, उदार कर दें, सिंप्लीफिकेशन कर दें, उसका सरलीकरण कर दें, तो जितना एफडीआई फ़िलहाल अभी आ रहा है, कितना आया, 62 बिलियन यूएस डॉलर आया है इस बार 2018-19 में, तो इससे कहीं और भी आ सकता है, ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि इंडिया ने अपनी फुली पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं किया है। अब देखते हैं कि इंडिया में एफडीआई संबंधी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं, या एफडीआई जब आता है तो कौन कौन से एक्ट एक्टिव हो जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसको कंट्रोल करती हैं। तो पहली बात तो कंपनी एक्ट 2013 भी करती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी का जो एक्ट है 1992 का, ये भी एफडीआई को कंट्रोल करता है थोड़ी बहुत मात्रा में। फेमा 1999 का है। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इन एक्ट को थोड़ा ध्यान रखना, ये आगे आएंगे। फेमा भी कंट्रोल करता है।
और कौन कंट्रोल करता है? और कंट्रोल करता है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1992, सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, कंपटीशन एक्ट 2002। इसी के तहत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI की स्थापना की गई थी इसी एक्ट के तहत 2003 में। अगला है इनकम टैक्स 1961। फिर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यानी FDI पॉलिसी। FDI पॉलिसी तो सिंपल सी बातें होगी, ठीक है। ये सारे के सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं, यानी इनके माध्यम से FDI भारत में कंट्रोल होता है या रेगुलेट होता है। अब क्या है, FDI से संबंधित कौन कौन सी अथॉरिटी हैं? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, तो ये तो समाप्त कर दिया है, ठीक है, गलती से लिख गया है, इसे समाप्त किया जा चुका है, अब हटाओ इसे, ठीक। और क्या है, ये DPIIT, ये हम डिस्कस कर चुके। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार महानिदेशालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स यानी कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, और सेवरल मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पावर, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी, ये सब मिनिस्ट्री, यानी जिस मिनिस्ट्री में आता है वो सभी मिनिस्ट्री FDI, जिस मिनिस्ट्री में आएगा FDI वो सभी की सभी इससे संबंधित होंगी, ठीक है। तो FDI से जब FDI आता है तो इतने संस्थाएं जो रहती हैं उससे कनेक्ट हो जाती हैं, इतनी संस्थाओं से होकर उसे गुजरना पड़ता है, या इतनी संस्थाएं उसको देखती रहती हैं कि भाई तुम कर क्या रहे हो, ठीक। अब ये है अगला एक पॉइंट है, वो है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो IDR क्या होता है? ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट GDR और इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट IDR। ध्यान रखें, एक IDR का मतलब है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, इसे रिसीप्ट नहीं बोलते हैं, इसे रिसीट बोलते हैं, ठीक है। तो हमको कौन कौन क्या क्या देखना है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट प्लस इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट, दोनों को शॉर्ट में IDR कहते हैं, प्लस GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट प्लस ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। ये सारी रिसीट्स क्या होती हैं, इन रिसीट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। आज के लिए हमारी तरफ से आपके लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बताएं आपको कैसा लगा, ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।